हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आप देखिए कि हम लोग डिजिटल शिक्षा के माध्यम से पढ़ते पढ़ते इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम अपना एक पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। जानकर खुशी होती है कि विद्यार्थियों का नुकसान न हो, शिक्षा हमेशा उनको मिलती रहनी चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें बहुत बड़ा धन्यवाद एक बनता है हमारी डायरेक्टर मैडम को देने का और इंटरनेट को देने के लिए। तो एक बार धन्यवाद देंगे हम अपने डायरेक्टर मैडम को, जिन्होंने अपने प्रयासों से इस तरीके से हमें जोड़े रखा कि ना आपका नुकसान हो और ना हमारा नुकसान हो। तो इस तरीके से हम एक पेपर, जो पेपर सेकंड पढ़ रहे थे, हमारे पेपर का नाम था अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसे हम पूर्ण कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उस पूरे पेपर के जो नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाए गए, उन सभी नोट्स को भी आपने भली भांति पढ़ा होगा और जो वीडियोस अपलोड की गई हैं उन वीडियोस को भी आपने देखा होगा। तो जब परीक्षा की तैयारियां आप करेंगे तो वो पेपर्स, वो नोट्स और वीडियोस आपके बहुत ही लाभकारी रहेंगे, आपके बहुत ही सहायतार्थ बनेंगे कि आप अपनी शिक्षा को पूर्ण रूप से जारी रखें। तो अब हम, जब पेपर सेकंड कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम पेपर फर्स्ट पढ़ने को जा रहे हैं। पेपर सेकंड पढ़ाने के मुख्य रूप से जो कारण रहे वो यह है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो हमारा पेपर रहा है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर रहा है। यदि पेपर फर्स्ट को पहले पढ़ा देते तो आप लोग बहुत बोर हो जाते कि क्या पेपर में शुरुआत है, ये कितनी बोरिंग शुरुआत है और हमको जैसे तैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे विचारों का दायरा भी काफी बढ़ता जाता है। तो पहले हमने अपने गांव को देखा, अपने आसपास को देखा, अपने गांव को देखा और उसके बाद में हम अपने राष्ट्र को देखते हैं। हमारी सरकारें क्या है, हमारा राष्ट्र क्या है, कौन कौन से विधान है जो हमारे द्वारा अपनाए जा रहे हैं, संविधानों के द्वारा बहुत सारी चीजें हमने अपनाई। इस चीज को हमने जान लिया। तो जब हम अपने देश को भली भांति समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो अब हमारा प्रयास विदेशों की तरफ रहेगा और हम विदेश को भी भली भांति जानेंगे। दूसरी बात यह है इम्पोर्टेंट कि जो भी अच्छाइयां हैं वो केवल भारत में नहीं है। ऐसा हमारा सोचना है कि जो हम, जहां हम रह रहे हैं, जहां पर हमने अपना जीवन यापन किया है, वही सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है, श्रेष्ठता का कोई अंत नहीं होता है। ये हमारी खुशनसीबी रही है कि भारत का जो सभ्यता संस्कृति रही है वो काफी उन्नत है और उस उन्नत के बावजूद भी जो विदेशों की अच्छाइयां हैं उसे भी हमारे बड़े बड़े राजनेता जो है वो उसे यहाँ पर लेकर आए। तो ये उन्नति का जो क्रम है वो क्रम लगातार बढ़ता गया और हम जो बिल्कुल कम हमारे पास ज्ञान था जिन जिन बातों का, उस ज्ञान को भी काफी समृद्धि मिली है। हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसको बहुत बाद में इसको अलग विषय का रूप मिला। हमने स्टार्टिंग में बीए पार्ट फर्स्ट में ही ये पढ़ा था। कभी इसे अर्थशास्त्र, तो कभी इसे न्याय शास्त्र, कभी इसे दंड नीति और कभी इसे राजधर्म मान लिया जाता था। सबसे पहले अमेरिका के कोलंबो विश्वविद्यालय ने इसे अलग विषय का स्थान दिलाया था और उसके बाद में भारत में ये 1921 में आया है। तो यानी कि ज्ञान जो है, समृद्ध जो हुआ है राजनीति विज्ञान, वो धीरे धीरे हुआ है। और उसी समृद्धि की अब हम बात करते हैं बहुत ही प्राचीन समय से। तो वही हमारे पेपर का नाम है और इस पेपर को हम पेपर फर्स्ट के नाम से जानते हैं और पेपर फर्स्ट का नाम है प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक। हमने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा था भारतीय राजनीतिक विचारक, अब वही हमारा
जो दायरा है वो काफी विस्तृत हो चुका है और हमें विदेशों की ओर रुझान करना होगा कि विदेशों में भारत से बाहर कितनी अच्छाइयां मौजूद थी, जिसे उस ज्ञान को यहाँ पर लाना है कि राजनीति विज्ञान धीरे धीरे कैसे समृद्ध हुआ। तो पश्चिमी राजनीतिक विचारों को हमें जानना होगा और उसी पेपर के क्रम में सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लेटो। कि प्लेटो पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में से सबसे प्रमुख विचारक है, जिनका जन्म यूनान में हुआ था 428 ईस्वी में। कब हुआ था? 428 ईस्वी में यूनान में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीज। क्या नाम था? एरिस्टोक्लीज इनका वास्तविक नाम था। इनके गुरु का नाम था सुकरात, जिन्होंने एरिस्टोक्लीज एक बहुत ही सुंदर शारीरिक सौराष्ट्र लेकर युवा हुए थे और इनके शारीरिक और मानसिक जो था, इनका जो श्रेणी थी वो काफी उच्च थी। इनके उच्च गुणों को ध्यान में रखते हुए इनके गुरु सुकरात ने, यानी प्लेटो के गुरु सुकरात ने ही इनका नामकरण प्लेटो किया था। तो प्लेटो जो है एक नाम है जिसे एरिस्टोक्लीज को परिवर्तित करके प्लेटो के रूप में प्रचलित किया उनके गुरु ने, और उन्हीं का ज्ञान पूरे विश्व में राजनीति विज्ञान को समृद्धि प्रदान करता है। इनकी प्रमुख पुस्तक है रिपब्लिक। नाम है पुस्तक का रिपब्लिक। ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। प्लेटो की कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख है प्लेटो की जो पुस्तक, उसका नाम है रिपब्लिक। तो फिर से दोहरा लेते हैं। इनका जन्म यूनान में 428 ईस्वी में हुआ। इनका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था और इनके गुरु सुकरात ने इनका नामकरण प्लेटो के रूप में कर दिया, जो आगे चलकर इसी नाम से प्रसिद्धि उन्होंने पाई। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है रिपब्लिक और ये जो स्टार्टिंग है वो पेपर फर्स्ट की है। तो अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेटो को धीरे धीरे कि उन्होंने कौन कौन से विचार दिए और उन विचारों में कहाँ कहाँ उन्होंने प्रसिद्धि पाई। तो उसमें सबसे पहले है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, कि जिस हम न्याय की बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान में जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि किस रूप में कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी अपना अपना कार्य बखूबी करती हैं, लेकिन न्याय के अभाव में राजनीति विज्ञान पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हो जाती है। यानी कि न्याय होना आवश्यक है, कि यदि कहीं भी न्याय होता है तो वो श्रेष्ठता है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बिना काम चल सकता है, लेकिन न्याय के बिना कार्य नहीं चल सकता। एक बहुत ही सुंदर कोटेशन हमने लिखी थी, पढ़ी थी अरस्तु की, और उस कोटेशन में ये लिखा था कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका न हो तो कार्य चल सकता है, लेकिन न्यायपालिका के अभाव में कार्य चलना, इसका मतलब ये है कि अंधेरे में कुछ ढूंढने के समान ही होगा। तो सबसे पहले प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन प्लेटो जिस समय में रहते थे यूनान में, उस समय यूनान में काफी राजनीतिक विद्रोह चलते रहते थे और वहां के दो बड़े नगर थे, एथेंस और स्पार्टा। बात यूनान की हो रही है, तो यूनान के दो नगर थे, एथेंस और स्पार्टा, जिनमें लगातार संघर्ष चलता रहता था। वही सैद्धांतिक मतभेद वहां पर थे और उन सैद्धांतिक मतभेदों की वजह से स्पार्टा और एथेंस में लगातार युद्ध चलता रहता था और उस युद्ध की वजह से स्पार्टा के सामने एथेंस को घुटने टेकने पड़े और 30 आतताइयों ने, यानी आतंकवादियों को यूनान में आतताई शब्द का प्रयोग किया है प्लेटो ने, तो 30 आतताइयों ने नैतिक नियमों की जो धज्जियां उड़ाई है उससे परेशान होकर प्लेटो ने उसी समय ये सोच लिया था कि वो इस सार्वजनिक बुराइयों को मिटाकर रहेंगे जो उस समय प्रचलित थी। प्लेटो के गुरु का नाम, जैसे मैंने आपको बताया, सुकरात था। तो
एथेंस और स्पार्टा के संघर्ष में सुकरात को, जो प्लेटो के गुरु थे, को विष का प्याला पिलाया गया और विष का प्याला पीने के बाद उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। सुकरात प्लेटो के गुरु के साथ साथ उनकी नजर में विश्व के श्रेष्ठ मानव थे और तभी से उन्होंने ये ठान ली कि इन बुराइयों का अंत वो करके रहेंगे। तो उस समय जो इसके विचार थे, प्लेटो के विचार समय समय पर कुछ बदलते गए और प्लेटो प्रथम दार्शनिक के रूप में उभर कर आए कि जब भी हम कोई विचार लेकर आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है उस विचार का रूप उस समय वो ना हो, लेकिन जैसे जैसे हम उसका गहन अध्ययन करते हैं तो उस विचारों में इतनी गहनता, दृढ़ता और दार्शनिकता मौजूद होती है, उसमें हो सकता है कहीं कुछ और काल्पनिकताएं भी मौजूद हो, लेकिन वो दृढ़ता, सुदृढ़ता हमें उस विचार के अंदर गहन अध्ययन करने के बाद आती है। तो प्लेटो ने बहुत सारी जो उसने परंपराएं थी उनका दमन किया और उस समय बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में उसने जो अपना महत्वाकांक्षी बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जो उसने अपना परिचय दिया वही विश्व व्यापी हो गया। शैली के अनुसार प्लेटो वह प्रथम और संभवतः अंतिम व्यक्ति था जिसने इस बात का प्रतिपादन किया था कि राज्य पर सर्वाधिक धनवान या सर्वाधिक महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा शासन नहीं किया जा सकता, वरन सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा ही शासन का संचालन करना चाहिए। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता अरिस्टोटलीस एथेंस के अंतिम सम्राट के वंश के थे और इनकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलेन के घराने से थी। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोटलीस था और प्लेटो का उद्देश्य उच्च कुल वैभव, अद्वितीय सौंदर्य और प्रखर बुद्धि, सौभाग्य से ही उन्हें प्राप्त हुई थी, जिससे प्रभावित होकर इनके शिक्षक ने इनका नाम प्लेटो रख दिया था और इसी नाम से कालांतर में उन्हें समृद्धि प्राप्त हुई थी। तो प्लेटो द्वारा जो सिद्धांत चलाए गए उसमें न्याय का सिद्धांत सर्वाधिक प्रमुख सिद्धांत है, उसी को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा प्लेटो ने बताया कि प्लेटो का जो न्याय था वो वैधानिक शब्द न होकर एक नैतिक रूप में लिया गया शब्द था, जिसका अर्थ लौकिक धर्म से पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। प्लेटो का न्याय व्यक्तियों के उन सभी कृत्यों का पालन करना जो उपयोगिता, सामाजिक व्यवस्था, न्याय व हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। अरस्तु की कोटेशन में लिखा है कि न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। प्लेटो ने अपने सिद्धांत को लिखने से पूर्व यूनान में प्रचलित उन सिद्धांतों का वर्णन किया और बाद में अपने नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस समय न्याय जो प्रचलित थे वो थे परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत और कार्य कारण सिद्धांत। तो जैसे ही हमारे मन में जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय क्या है, तो हमारे शब्द में जो एकदम ध्यान में, जहन में वही आता है कोर्ट, कचहरी, मुकदमे और ये जीत हार, ये सब बातें हमारे मन मस्तिष्क में उभरती हैं। लेकिन प्लेटो का न्याय वैसा न्याय नहीं था, कोई वैधानिक सिद्धांत नहीं था। प्लेटो का न्याय क्या था, एक आत्मिक चीज थी, एक नैतिक न्याय की उसने बात की और एक आत्मिक ज्ञान की उसने बात की थी और उसने उस न्याय के सिद्धांत को बहुत ही लंबे विस्तार से उसका वर्णन किया। लेकिन अपने न्याय सिद्धांत को अपनाने से पूर्व उसने उस समय जो प्रचलित सिद्धांत थे उनका वर्णन किया था और वो प्रचलित सिद्धांत कौन कौन से थे, परंपरागत सिद्धांत, दूसरा था क्रांतिकारी सिद्धांत
और तीसरा था कार्य कारण सिद्धांत। तो हम बारी बारी से उस समय के यूनान में प्रचलित इन तीनों सिद्धांतों का वर्णन करेंगे, जिसके बारे में प्लेटो ने वर्णन किया है, जिसका कि ये जो सिद्धांत उस समय चल रहे थे वो सिद्धांत उपयुक्त नहीं थे और उनके स्थान पर उसने बाद में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया। तो क्या था परंपरागत सिद्धांत, उसे अब हम पढ़ते हैं। तो प्लेटो का सिद्धांत नैतिकता की धारणा पर आधारित था और प्लेटो ने इसे नकारात्मक रूप में समझाते हुए इसकी आलोचना की है। परंपरागत सिद्धांत के अनुसार उस समय सच बोलना और ऋण चुका देना न्याय था, लेकिन प्लेटो ने कहा कि यदि सच बोलते हुए हम अपने देश की गुप्त कार्यवाहियां या शत्रुओं को कुछ ऐसी कार्यवाहियां बता देते हैं तो वह उन परिस्थितियों के साथ अन्याय बन जाता है। अतः प्लेटो ने कहा कि जब मित्र नाम मात्र का हो तो भलाई न्याय करना, उसकी भलाई करना न्याय नहीं होगा और न ही शत्रुओं के प्रति बुराई को वह अन्याय मानता था। शत्रुओं की बुराई करने से व्यक्तियों का अर्धपतन हो जाता है, अतः व्यक्ति स्थिति की पूर्ण जांच करने के पश्चात ही प्रत्येक कार्य को करे। तो उस समय जो मौजूद था परंपरागत सिद्धांत, उसे मानने के लिए ये बात प्रचलित थी कि सत्य बोलना और अपना ऋण चुका देना ही क्या है, न्याय है। तो प्लेटो ने उसे गलत समझा, गलत रूप में खारिज किया कि नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। यदि हम सच बोलते हुए क्या करें, अपनी देश की गुप्त जानकारियां या ऐसी कार्यवाहियां जो हमें शत्रुओं को नहीं बतानी है और हम सच बोलकर उसे बता दें, तो वो क्या होगा, एक गलत होगा कि वो न्याय नहीं अन्याय बन जाएगा। या कई बार ऐसा होता है कि मित्र हमारा नाम मात्र का है और हम उसके साथ कोई ऐसी गुप्त जानकारी शेयर कर लेते हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करने का कारण बन जाता है। तो प्लेटो ने उस समय इस बात को झुठलाया कि सिर्फ न्याय वो नहीं है। वास्तविक न्याय क्या है प्लेटो के अनुसार? तो प्लेटो ने बताया कि वास्तविक न्याय की उपयुक्त परिस्थितियों को भली भांति जानबूझकर समझकर ही हमें अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। कि सच बोलना गलत बात नहीं है, लेकिन सच कितना बोलना है उसे हमें समझना होगा। दूसरा सिद्धांत है क्रांतिकारी सिद्धांत। तो उस समय जो मौजूद सिद्धांत था क्रांतिकारी सिद्धांत, उसके बारे में उसे थ्रेसीमेकस द्वारा अपनाया गया था और उनके द्वारा ये सिद्धांत चलाया गया था, जिसमें शक्ति ही सत्य है के सिद्धांत को अपनाया गया था और शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, इस बात को माना जाता था। लेकिन प्लेटो ने इस बात का खंडन किया और कहा कि शासन करना एक कला है और कलाओं का लक्ष्य स्वार्थ सिद्धि करना नहीं होता, वरन दोषों को दूर करना है। शासक का लक्ष्य प्रजा के दोषों और दुखों और कठिनाइयों को दूर कर उनका कल्याण करना है तथा उन्हें अधिक सुखी बनाकर एक आदर्श प्रस्तुत करना होता है। कि जो क्रांतिकारी सिद्धांत था उसे थ्रेसीमेकस के द्वारा अपनाया गया था, उनके द्वारा प्रचलित किया गया था और उनके अनुसार शक्ति ही सत्य है का सिद्धांत लागू था। कि जो शासक शक्तिशाली है, महत्वाकांक्षी है, चालाक है, वही शासन का सर्वे सर्वा होना चाहिए। यानी जो शासक का हित है वही सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन शक्ति ही सत्य है को प्लेटो ने खंडन किया उस विचारधारा का और उसने कहा कि शासन चलाना कोई अत्याचार, क्रूरता या किसी शक्तिहीन को दबाना नहीं है, बल्कि क्या है, वास्तविक रूप में क्या है शासन, कि शासन करना एक कला है और कला के अनुसार कि हर जो शासक है उस शासक को क्या करना चाहिए,
अपनी जो जनता है उस जनता के दुखों को, समस्याओं को समझना चाहिए और उसको अधिक सुखी बनाने के लिए कई कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। वही है न्याय। तो उस समय इस क्रांतिकारी सिद्धांत का भी प्लेटो ने खंडन किया। इसके बाद में तीसरा सिद्धांत आता है कार्य कारण सिद्धांत। तो कार्य कारण सिद्धांत का प्रतिपादन ग्लाउकन ने किया था और उनके अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है जिसका आधार कोई शाश्वत नियम नहीं होकर समय के अनुसार बदलती हुई परंपराएं हैं, अर्थात न्याय भय का शिशु है। किंतु प्लेटो इससे भी असहमत था और मानता था कि कानून और न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वरन हमारी आत्मा का आंतरिक गुण है। अर्थात न्याय भय व शक्ति के कारण नहीं, वरन व्यक्ति में स्थायी गुण के रूप में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है। तो ग्लाउकन ने कार्य कारण सिद्धांत चलाया था और ग्लाउकन के अनुसार उस समय क्या था कि न्याय क्या है, कि न्याय बाहरी वस्तु है, एक कृत्रिम वस्तु है जो परंपराओं और रीति रिवाजों से नहीं बल्कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुकूल बदली जा सकती है। और न्याय कोई बाहरी वस्तु है, यानी स्वार्थ ही सर्वोपरि है और न्याय भय का शिशु है। कि इतना डराओ व्यक्ति को कि डरा कर हम न्याय की परिभाषा बदल सकते हैं, ऐसा मानना था कार्य कारण सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले ग्लाउकन का। लेकिन प्लेटो ने उसका भी खंडन किया और बताया कि न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि न्याय क्या है, एक आंतरिक वस्तु है जो हमारी आत्मा में निवास करती है और उस आत्मा के द्वारा हम सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं। कि ये कोई बाहरी वस्तु नहीं, ये कोई वैधानिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक आंतरिक वस्तु है जिसे हम आत्मा में विश्वास करते हैं और गलत और सही का निर्णय हमें उसी के अनुरूप लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा ये तीनों ही सिद्धांत जो है वो प्लेटो के समय में यूनान में मौजूद थे, जिनको प्लेटो ने उनका खंडन किया और इन विचारधाराओं का खंडन करने के बाद ही उसने अपने नए सिद्धांत जो न्याय के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित हुआ उसे उसने विशिष्ट रूप से अपनाया।